दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हम जीव विज्ञान के अंतर्गत आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधों का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास हैं। आपको बताना है कि कौन कौन सी पीड़कों को प्रतिरोधक के अतिरिक्त कौन सी संभावना है जिनके लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधों का निर्माण किया गया है। पहला है सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, बिल्कुल सही है। उत्पाद में पोषकीमान बढ़ाना, बिल्कुल सही। अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष स्टेशन में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्षम बनाना, ये सही नहीं है। उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। तो 1, 2 और 4 आपके सही हैं। 1, 2 और 4 ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों जेनेटिकली मॉडिफाइड पादपों को ऊतक संवर्धन तकनीक से उगाया जाता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग के कमाल से उसमें नैसर्गिक जीनों के अतिरिक्त मनोवांछित जीन प्रविष्ट कराए जाते हैं जिससे उनमें रोग के प्रति प्रतिरोधकता, कीटरोधिता, विषाणुरोधिता जैसे गुणों का समावेश हो जाता है। इससे भरपूर फसलें ली जा सकती हैं, पौष्टिकता युक्त प्रोटीन डाली जा सकती हैं और प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलने में भी इन्हें सक्षम बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण या जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर आइए देखते हैं। पहला है कि विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवांशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण या जीनोम सीक्वेंसिंग का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही। दूसरा है कि ये तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है, सही है। और इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। 1, 2 और 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। इनके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। पहला है कि सबसे पहले व्यवसायीकरण किए जाने वाला आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था, बिल्कुल सही है। और दूसरा है फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अत्यधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं और पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। तीसरा है कि फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है किंतु पौधों पर पके फलों जैसे पूर्ण सुरुचिक साड़ी का अभाव होता है। तो ये आपका गलत है। ए और बी आपके सही हैं। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए एवं बी। दोस्तों आप जान लीजिए, फ्लेवर सेवर एक आनुवांशिक रूप से रूपांतरित टमाटर है। ये व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उत्पादित पहली ऐसी आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल है जिसे मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया था। इस टमाटर में ऐसा जीन डाला गया था जो पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और इसके फलस्वरूप टमाटर पौधे पर ही लंबे समय तक रहकर पक सकते हैं जिससे उनमें अधिक स्वाद होता है। साथ ही बाजार में जब उनको ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो वे दृढ़ रहते हैं। पौधे पर पके फलों को बाजार में भेजने से हरे फलों को तोड़कर उन्हें कृत्रिम रूप से एथिलीन द्वारा पकाने की प्रक्रिया से बचा जा सकता है। और आप जान लीजिए, एथिलीन द्वारा पके टमाटरों में रंग तो आ जाता है लेकिन पौधे पर पके टमाटरों जैसे पूर्ण स्वाद नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तकनीकों परिघटनाओं पर विचार कीजिए। फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण, कोशिका द्रव्य निर्बंधिता और जीन निरवता उपर्युक्त में से कौन से ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होते हैं। तो कोशिका द्रव्य निर्बंध्यता और जीन निरवता, तो 2 और 3 इसमें सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप। इसमें आपको बताना है कि उपर्युक्त जीव प्रकारों में किसकी या कुछ प्रजातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप
तीनों ही जो है जैव पीड़कनाशी के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। बैसिलस थ्यूरियनजेंसिस एक जीवाणु है जिसका प्रयोग जैव कीटनाशक के तौर पर किया जाता है। ब्यूवेरिया बैसियाना एक कवक है, प्रमुख जैव कीटनाशक है। जैव कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाले पुष्पी पादप का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नीम है। और जैव कीटनाशकों का पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इनके अवशेष बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बैसिलस थोरियनजेंसिस। दोस्तों, बीटी या बैसिलस थोरियनजेंसिस मृदा में पाया जाने वाला एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। ये अपने जीवन काल की कुछ अवस्था में कीटनाशक प्रोटीन का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, बैसिलस थोरियनजेंसिस का उपयोग होता है किस रूप में? तो सही उत्तर जैविक कीटनाशक के रूप में। आप जानते हैं बीटी या बैसिलस थोरियनजेंसिस एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है जिसका प्रयोग आमतौर पर जैविक कीटनाशक के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट हैं क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से संभावना होती है किस चीज़ की? तो सही उत्तर है अंकुरण क्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट हैं क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से अंकुरण क्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की संभावना होती है। इसमें एक 3 जीन की या 3 जीनों की श्रृंखला डाली जाती है, तब जाकर किसी भी फसल में टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी कार्य करती है। प्रथम जीन भ्रूण की अंकुरण क्षमता को पूर्णतया समाप्त कर देता है। ये जीन कब सक्रिय हो इसका नियमन रिकम्बाइनेज एंजाइम करता है जो दूसरा जीन पैदा करता है। और तीसरा जीन रिकम्बाइनेज का नियंत्रण करता है। टर्मिनेटर तकनीक के माध्यम से एक फसल के बीजों में डाले जाने वाला जीन बीजों को बंद कर देता है, जिससे टर्मिनेटर जीन वाले बीजों का किसानों द्वारा बुआई के लिए एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। इसका दुरुपयोग ये होगा कि इन बीजों का निर्माण करने वाली जो कंपनियां हैं वो मनमाना दाम वसूल कर जो है ये किसानों को बेचेंगी। अगला प्रश्न है, विकसित देशों द्वारा समर्पित टर्मिनेट तकनीक उपलब्ध कराती है क्या? तो सही उत्तर जैव तकनीक के द्वारा बीजों की उन्नत किस्में जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंध्य बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई हैं। अगला प्रश्न है, टर्मिनेटर तकनीक द्वारा उसके द्वारा उत्पन्न किसकी बिकवारी के लिए है? तो देखिए, ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज, जीन परिवर्तित पौधे, जेनेटिक रूप से अभियंत्रित बीज जो दूसरी पीढ़ी में बंधग्रस्त होते हैं और उपर्युक्त सभी, तो ये सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परजीनी या ट्रांसजेनिक पादप है? ऑप्शन है बकव्हीट, मैक्रोनी व्हीट, गोल्डन राइस या ट्रिटिकेल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जो है गोल्डन राइस। दोस्तों, गोल्डन राइस या जो गोल्डन धान है एक परजीनी या ट्रांसजेनिक पादप है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तैयार किया गया है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। बिल्कुल सही है। कारण है कि इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। दोस्तों, आप जान लीजिए गोल्डन राइस या सुनहला धान जैव प्रौद्योगिकी उपलब्धि है। इसके जन्मदाता प्रोफेसर इंगो पोट्रिक्स और डॉक्टर पीटर वेयर हैं। इस चावल का रंग सुनहरा होता है। इसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है जो हमारे शरीर में पहुंचने पर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है और ये विटामिन आँखों के लिए अति आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धान अनुसंधान के क्षेत्र में ये अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, सुनहला या गोल्डन चावल क्या है? तो उत्तर है ये एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है वो तत्व क्या है? तो सही उत्तर ये बीटा कैरोटीन है। अगला प्रश्न है, सुनहरा धान में प्रचुरता होती है किस विटामिन की?
तो सुनहरा धान या गोल्डन राइस में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। सुनहरा चावल ओराइजा सटाइवा चावल की एक किस्म है जिसमें आयरन, जिंक और विटामिन ए जैसे तत्वों की प्रचुरता है। इस चावल का विकास उन क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए किया गया था जहां आहार के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पदार्थ में विटामिन ए की कमी होती है। अगला प्रश्न है गोल्डन राइस प्रचुरतम स्रोत है किसका? तो विटामिन ए का। अगला प्रश्न है गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है? तो आप जानते हैं गोल्डन राइस विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। अगला प्रश्न है परजीनी फसल स्वर्ण चावल या गोल्डन राइस किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो ये विटामिन ए के लिए तैयार की गई है। अगला प्रश्न है सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? ऑप्शन है गाजर, डैफोडिल, चुकंदर या पपीता। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जो है डैफोडिल, ऑप्शन बी। दोस्तों गोल्डन राइस या सुनहरा धान ये जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धि है जिसके जन्मदाता प्रोफेसर इंगो पोर्ट्रिक्स और डॉक्टर पीटर बेयर हैं। इस चावल का रंग सुनहरा होता है। इसके जीनोम में 2 जीन डैफोडिल से और 1 जीन एवर्निया यूरोडोवेरा नामक जीवाणु से निवेशित किया जाता है। ये तीनों जीन चावल के अपरिपक्व भ्रूणपोष में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक जिरेनिल डाइफास्फेट को बीटा कैरोटीन में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक एंजाइम उत्पन्न करता है और बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में पहुंचने पर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है और ये विटामिन नेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। रेनेटिंग पनीर सही सुमेलित है। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स सही है। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, बिल्कुल सही। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर ये आपका गलत है। दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में लगभग 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका सही नहीं है, अन्य विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है महाधान या सुपर राइस विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो सही उत्तर है जीएस खुस के द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए कि महाधान या सुपर राइस का विकास फिलीपींस के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के मुख्य प्रजनक डॉक्टर गुरदेव सिंह खुस के द्वारा किया गया। इन्होंने वर्ष 1989 में महाधान पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है क्या? तो सही उत्तर है एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है। दोस्तों एमनियोसेंटेसिस गर्भवती महिलाओं में किया जाने वाला एक प्रसव पूर्व परीक्षण है जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों जैसे डाउन सिंड्रोम, गुणसूत्र विषमता आदि की जांच की जाती है। इस परीक्षण के तहत विकसित हो रहे भ्रूण के चारों ओर विद्यमान उल्बीय द्रव की कुछ मात्रा निकालकर उसका विश्लेषण किया जाता है। इसमें भ्रूण का लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है जैव सूचना विज्ञान यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के घटनाक्रम या गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? तो ट्रांसक्रिप्टोम दोस्तों किसी जीव द्वारा अभिव्यक्ति mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को दर्शाता है। और आप जान लीजिए किसी जीनोम द्वारा संश्लेषित संपूर्ण mRNA ये अणुओं को ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं। ट्रांसक्रिप्टोम कोशिका की दृश्य गतिविधियों और उसके जीनोम में अदृश्य कूट निर्देशों के बीच गतिमान कड़ी बनाता है। कोई भी प्राणी बदलती परिस्थितियों के साथ कैसे और कितना सामंजस्य स्थापित कर पाता है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा उसके ट्रांसक्रिप्टोम में मिल जाता है। अगला प्रश्न है डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? तो आर्थर कोर्नबर्ग ने। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 कथन आपके दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन से कथन सही हैं। देखिए जैव प्रेरित या बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतर रूपों पर बन सकती है, बिल्कुल सही। जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है, सही है। और जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं बायोफिल्म के संबंध में। दोस्तों बायोफिल्म जिसको जैव परत कहा जाता है ये बैक्टीरिया आदि सूक्ष्म जीवों के समुच्चय से बनी ऐसी परत है जो प्रायः किसी सतह पर आवरण के रूप में प्रक्षिप्त होती है। दांतों पर जमने वाली डेंटल प्लेक इसका प्रमुख उदाहरण है। जैव परत सामान्यतः किसी भी सतह पर विकसित हो सकती है जिसमें मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय, मेडिकल इम्प्लांट्स और खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहें भी शामिल हैं। दोस्तों ये जैव परतें
प्रतिजैविक प्रतिरोधक भी दर्शाती हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में इनके जनक जीव की जीवन रक्षा में सहायक होता है। इसलिए तीनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बायोचिप में क्या होता है, तो आप जान लीजिए आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। बायोचिप अर्धचालकों के समान एक चिप होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की जगह जैविक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ये जैविक पदार्थ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के रूप में चिप की सतह से संबद्ध होते हैं। जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है? जेनिको इंजीनियरिंग क्या होती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर जेनिको इंजीनियरिंग आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। याद रखिएगा दोस्तों, जेनिको प्रौद्योगिकी आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से मां के गर्भ में स्थित शिशु में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है? तो सही उत्तर औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों और उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग, ये जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, संपूर्ण जीव या मुख्यतः सूक्ष्म जीवों या जीवों के द्वारा उत्पन्न पदार्थों या जैव प्रक्रियाओं के औद्योगिक स्तर पर उपयोग को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे मदिरा उत्पादन के लिए इष्ट कोशिकाओं का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीकी विकसित हुई है, कौन सी? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में नवीनतम तकनीक प्रतिचित्रण या जीन मैपिंग है। तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, जीन मैपिंग। ये जीन टेक्नोलॉजी की नवीन खोज है। डीएनए अणुओं में न्यूक्लियोटाइड एकलक के अनुक्रम का और इन अनुक्रमों में जीनों का पता लगाकर डीएनए अणुओं के मानचित्र को तैयार किया जाता है। उसे जीनोमिक्स या जीन मैपिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर प्लाज्मिड का, ऑप्शन बी। दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। एक जीवाणु की सभी सामान्य गतिविधियों का नियंत्रण इसके एकल गुणसूत्र और जीन के छोटे छल्ले पर निर्भर करता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। और दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक अलग जीव के गुणसूत्र को प्लाज्मिड में डाला जा सकता है। ये जीवाणु को एक नया पदार्थ बनाने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी दो जीवाणु कौन से हैं? तो सही उत्तर है एशरिकिया कोली और एग्रोबैक्टीरियम। देखिए दोस्तों, एशरिकिया कोली और एग्रोबैक्टीरियम ये जीवाणु आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी हैं। बीटी जीन मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस थोरिएंजेंसिस द्वारा तैयार किया गया है। इसका उपयोग कपास, बैगन, मक्का आदि की कीटरोधी नई किस्में उत्पन्न करने में होता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है कि जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो, तो इस तकनीक को क्या कहेंगे? तो उत्तर है आनुवांशिक इंजीनियरिंग। दोस्तों, मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा चूहा पैदा करने की तकनीक को जेनेटिक इंजीनियरिंग की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रकार इस तकनीक द्वारा न केवल जीनों के स्वरूप में संशोधन करके जीवों के आकार और गुणों को परिवर्तित किया जा सकता है, बल्कि इसमें पूर्णतः एक नए जीव का भी निर्माण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु और लार या सलाइवा, इसमें अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण के लिए किसके नमूने लिए जाते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु और लार, ये सभी चारों। दोस्तों, अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण के लिए ये सभी जो हैं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप जान लीजिए डीएनए परीक्षण के लिए जो नमूने लिए जाते हैं उसमें रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु और लार इत्यादि सभी प्रमुख हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है।
देखिए, कथन है कि बलात्कार और हमले के मामले में अपराधियों की पैतृकता और पहचान स्थापित करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। बिल्कुल सही है। कारण है कि डीएनए विश्लेषण के लिए बाल, लार, शुष्क वीर्य जैसे लेस साक्ष्य पर्याप्त हैं। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। बलात्कार और हत्या के मामले में अपराधियों की पहचान करना और पैतृकता को स्थापित करने, आनुवंशिक रोगों की पहचान करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके विश्लेषण के लिए अपराधी के बाल, लार और शुष्क वीर्य जैसे लेस साक्ष्य पर्याप्त हैं। ये जांच तकनीक इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भी वंश और व्यक्ति के गुणसूत्रों को विशिष्ट आनुवंशिक गुण प्रदान करने वाले आधार डीएनए का एक निश्चित स्वरूप होता है, जो कि उस व्यक्ति और वंश के संबंधियों के अनुरूप ही होगा और किसी भी दो व्यक्तियों के डीएनए प्रतिरूप में कभी भी जो है एक समान रूपता नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? तो उत्तर है डीएनए बहुरूपता। दोस्तों, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। मनुष्य के डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जिनका अनुक्रम अलग अलग होता है, लेकिन एक मनुष्य की सभी कोशिकाओं में इनका अनुक्रम समान होता है, जो उस मनुष्य और उसके वंश के संबंधियों के समान ही होता है। इस कारण एक व्यक्ति विशेष को अन्य व्यक्तियों से अलग किया जा सकता है। ये नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष की पहचान की विधि को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इस तकनीक का विकास 1985 में सर एलेक जेफ्रेज के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दोस्तों, आप जान लीजिए कि शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस तकनीक का उपयोग बलात्कार, हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के मामले सुलझाना, आनुवंशिक रोगों की पहचान करना, पशुओं के वंशावली विश्लेषण और वांछित पेड़ पौधों के चयन के लिए किया जाता है। ये जांच तकनीक इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भी वंश और व्यक्ति के गुणसूत्रों को विशिष्ट आनुवंशिक गुण प्रदान करने वाले आधार डीएनए का एक निश्चित स्वरूप होता है, जो कि उस व्यक्ति और वंश के संबंधियों के अनुरूप ही होगा और किसी भी दो व्यक्ति के डीएनए प्रतिरूप कभी भी एक समान नहीं हो सकते। इस तकनीक से डॉक्टर लालजी सिंह का नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, पैतृकता सिद्ध करने के लिए कौन सहायक है? तो सही उत्तर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। आप जान लीजिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है, उसका नाम क्या है? तो ये है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अगले प्रश्न पर आते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है? तो देखिए, केवल न्यायालयी छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, केवल पैतृत्व विवाद में, केवल संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में या उपरोक्त सभी क्षेत्रों में? तो सही उत्तर उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। दोस्तों, मानव शरीर की असंख्य कोशिकाएं शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से बने युग्मनज के अनगिनत विभाजन से बनती हैं। इस आदि कोशिका में माता और पिता द्वारा प्रदत्त गुणसूत्रों की संख्या समान होती है और इन गुणसूत्रों को विशेष आनुवंशिक गुणों को प्रदान करने वाला कारक डीएनए है। मनुष्य के डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जिनका अनुक्रम भिन्न भिन्न होता है, लेकिन एक मनुष्य की सभी कोशिकाओं में इनका अनुक्रम समान होता है, जो उस मनुष्य और उस वंश के संबंधियों के समान ही होता है। इस कारण एक व्यक्ति विशेष को अन्य व्यक्तियों से अलग किया जा सकता है। नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की विधि को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छाप कहते हैं। इस तकनीक का विकास 1985 में सर एलेक जेफ्रेज के द्वारा किया गया था। इस तकनीक का प्रयोग न्यायालयी विश्लेषण, पैतृक आनुवंशिकता निर्धारण, संकटापन्न प्राणियों के रक्षण आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष हल किया गया था? तो सही उत्तर है 1983 में। दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में किसी व्यक्ति के जैविक अंशों जैसे रुधिर, बार, लार, वीर या अन्य कोशिका स्रोतों के सहारे उसके डीएनए की पहचान की जाती है। 1983 में इंग्लैंड में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा एक लड़की की हत्या का मामला हल किया गया था। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के जीवमितीय पहचान के लिए अंगुली छाप क्रमवीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग में लाया जा सकता है?
ऑप्शन है परितारिका क्रम वीक्षण, दृष्टिपटल क्रम वीक्षण और वाक अभिज्ञान। तो ये तीनों दोस्तों आप जान लीजिए कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन किसी व्यक्ति के गुणों या विशेषताओं के आधार पर कंप्यूटर की सहायता से उसकी पहचान निर्धारित करने का तरीका है। इसका प्रयोग प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और बायोमेट्रिक्स इंस्टीट्यूट के अनुसार ज्योमेट्री या बायोमेट्रिक पहचान के जो प्रकार हैं उसमें डीएनए मिलान, कान के आकार का आधार, परितारिका, दृष्टिपटल, चेहरे की पहचान, अंगुली छाप आधारित और अंगुली के 3D ज्यामिति विन्यास पर आधारित, व्यक्ति की चाल के आधार पर, हाथ की ज्यामिति विशेषताओं के आधार पर, गंध के आधार पर, टाइपिंग के अनोखेपन के आधारित और वॉइस रिकॉग्निशन पर आधारित तथा अंगुली या हथेली के नसों के विन्यास पर किया जाता है। अगला प्रश्न है अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? स्वर्ण धूल, मैग्नीज डाइऑक्साइड, चारकोल या फ्लोरोसेंट पाउडर। तो सही उत्तर फ्लोरोसेंट पाउडर। दोस्तों अंगुलियों को निशान को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए फ्लोरोसेंट पाउडर प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कौन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता है? ऑप्शन है जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का उत्पादन, खाने योग्य टीकों का उत्पादन, क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन और ट्रांसजेनिक फसलों का उत्पादन। तो क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन ये ट्रांसजेनिक्स के द्वारा नहीं पाया जा सकता, क्योंकि क्लोन का तात्पर्य प्रतिरूप होता है। इसके अंतर्गत जीन से छेड़छाड़ किए बिना समान रूप से नस्ल उत्पन्न की जाती है, जबकि ट्रांसजेनिक के अंतर्गत जीन का स्थानांतरण और प्रतिरूपण किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा अविच्छित गुण वाले जीनों का प्रवेश पौधों में भी कराया जाता है और ऐसे पौधे जिनमें बाह्य डीएनए शामिल हो ट्रांसजेनिक्स कहलाते हैं। ट्रांसजेनिक्स चूहे, खरगोश, सूअर इत्यादि में पैदा किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जिसको दोस्तों उत्परिवर्तन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ह्यूगो डी ब्रीज थे और आप जान लीजिए उत्परिवर्तन जीवों के वंशागत परिवर्तन है। ये स्वतः या अप्राकृतिक रूप से प्रेरित किए जा सकते हैं। उत्परिवर्तन किसी जीन के अंदर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। अगला प्रश्न है जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों के साथ नियंत्रित करता है तो ये क्या कहलाता है? तो सही उत्तर बहुप्रभाविता। दोस्तों जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो ये तथ्य पैलियोट्रोपिज्म या बहुप्रभाविता कहलाता है। इसका जो ज्वलंत उदाहरण है लाल रक्त कोशिकाओं का हाशियाकार कोशिका अरक्तता कोष, जिसमें आरबीसी का आकार हंसियानुमा हो जाता है। यह रोग एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? त्रुटिपूर्ण जीन को हटाया जाता है, कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट कराया जाता है, त्रुटिपूर्ण जीन को कार्य करने से रोका जाता है या पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन से बदला जाता है। दोस्तों जीन थेरेपी का उद्देश्य शरीर की सामान्य क्रियाओं को बनाए रखने के लिए शरीर की कोशिकाओं में सामान्य जीनों का प्रवेश कराकर त्रुटिपूर्ण जीन से बदलकर बीमारी का निदान करना होता है। और सोमेटिक जीन थेरेपी मानव की आनुवंशिक बीमारियों के उपचार के लिए प्रयुक्त की जा रही है। तो इसमें कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट कराया जाता है और सही जीन से बदला जा सकता है। आप जानते हैं कार्य करने से रोका जा सकता है। तो बी और सी दोनों ही सही हैं आपके। तो इस प्रश्न को कोई एक सटीक उत्तर नहीं होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। देखिए इसमें हमने जैव प्रौद्योगिकी और बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।